नमस्कार। हम आगे देखते हैं हंगरी का अहिंसात्मक प्रतिरोध। रिसर्च ब्री ग्रेग की पूर्वोक्त पुस्तक में विविध देशों के कुछ अहिंसात्मक प्रतिरोधों के उदाहरण दिए हैं। उनमें से एक हंगरी का है, जो अब से लगभग 100 वर्ष पहले का हुआ था। संक्षेप में वह इस प्रकार है। सम्राट फ्रांज जोसेफ ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों देशों के संग संबंधी शर्तों के विरुद्ध हंगरी को ऑस्ट्रेलियन सत्ता के अधीन करने का प्रयत्न कर रहा था। हंगरी के नर्म दलीय लोग निस्सहाय से हो रहे थे, क्योंकि उनमें लड़ने की शक्ति न थी। किंतु वहां के फ्रांसिस डीक नामक एक कैथोलिक भूमिपति ने लोगों को अन्याय न सहन करने और उसका अहिंसक प्रतिकार करने के लिए आह्वान किया। उसने हंगरी द्वारा अपने स्वतंत्र शिक्षण उसने हंगरी द्वारा अपने स्वतंत्र शिक्षण, कृषि और उद्योग धंधों चालू करने, ऑस्ट्रेलियन सरकार को मानने से हर प्रकार से इनकार करने और ऑस्ट्रियन वस्तु के बहिष्कार करने की योजना प्रारंभ की। उसने लोगों को सावधान किया कि वे किसी प्रकार के बल प्रयोग या हिंसा न करें, न कानून के दायरे को छोड़ें। हंगरी के लोगों ने उसकी सलाह पर अमल किया। जब ऑस्ट्रिया के कर वसूल करने वाले कर्मचारी आए तो उन्होंने न उनको मारा न चिढ़ाया। उन्होंने केवल टैक्स नहीं दिया, इस पर ऑस्ट्रियन पुलिस ने उनका सामान छीन लिया। किंतु पुलिस को हंगरी में कोई भी एक ऐसा आदमी न मिला जो उसका सामान को नीलाम कर दे। जब इस काम के लिए ऑस्ट्रिया से आदमी लाए गए तो हंगरी में कोई बोली लगाने वाला भी न मिला। उसके लिए ऑस्ट्रिया के ही आदमियों की जरूरत हुई। सरकार को शीघ्र ही अनुभव हुआ कि माल की कुर्की और नीलामी में ही टैक्स की रकम से अधिक खर्च पड़ जाता है। इधर हंगरी वालों ने ऑस्ट्रिया के माल का बहिष्कार कर दिया। ऑस्ट्रियन सरकार ने उनके इस काम को गैर कानूनी घोषित किया, पर इसका असर न हुआ। व्यक्ति कानून भंग करते रहे, जेलें ठसाठस भरी गई। अब ऑस्ट्रेलिया ने मेल की नीति पर अमल प्रारंभ किया। कैदी छोड़ दिए गए और आंशिक स्वशासन दिया गया। किंतु हंगरी ने अपने संपूर्ण अधिकारों की मांग की। इस पर सम्राट ने अनिवार्य सैनिक भर्ती का आदेश जारी किया। हंगरी वालों ने इसे अमान्य किया। आखिर 18 फरवरी 1867 को सम्राट झुक गया और उसने हंगरी को उसका अलग अलग शासन विधान प्रदान किया। श्री ग्रेग ने लिखा है, इस लड़ाई में थोड़ी सी त्रुटि थी, क्योंकि हंगरी के लोगों के हृदय में हिंसा का कुछ भाव था। फिर भी अहिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति का यह अच्छा उदाहरण है, चाहे अहिंसा को समझने और प्रयोग करने में अपूर्णता रही। भारत में बिजोलियों का सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों का उल्लेख आगे किया जाएगा। हम यहाँ केवल बिजोलिया मेवाड़ के सत्याग्रह की ही बात करेंगे, जो भारत के देसी राज्यों और खासकर राजस्थान के जन जागरण में अपना विशेष स्थान रखता है। तथापि इतिहास पुस्तकों में इसकी चर्चा बहुत कम होने से लोगों को इसकी जानकारी प्राय नहीं ही है। यह इस युग की संभवतः पहली महत्वपूर्ण शांतिमय लड़ाई थी। इसका नेतृत्व श्री विजय सिंह पथिक ने किया था। सन 1916-17 में बिजोलिया की जमीन की पैदावार में से ठिकाने वाले की मांग बहुत अधिक होने के कारण लोगों ने जमीन पड़ती रखने का विचार किया, खाली रखने का विचार किया। मतलब ऐसा विचार किया कि हम इसके ऊपर में कोई फसल नहीं उगाएंगे। इस विषय में बिजोलिया पट्टे के कुछ पंचों ने श्री पथिक की सलाह ली। जमीन पड़ती रखने के में ठिकाने और प्रजा दोनों को हानि का ध्यान में रखकर पथिक ने उन्हें वैध उपायों से काम लेने का परामर्श किया। अब लोगों ने काफी प्रमाणों के साथ एक दरखास्त राज्य के महकमा खास में दी।
और गैर कानूनी बेकार वो लाखते देना बंद कर दिया। इस पर ठिकानों ने भयंकर दमन किया। सैकड़ों किसान पीटे गए, कान में दिए गए, काठ में दिए गए। सैकड़ों किसानों को पीटा और उनको काठ फोड़े में दिए, बिना भोजन और वस्त्र दिए 7-8 माह कैद में रखे गए। ना तो उन्हें किसी प्रकार का ठीक से भोजन दिया और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई वस्त्र दिया और उनको कैद में रखे गए। तो भी कृषक शांत रहे, अहिंसा, तो भी कृषक शांत रहे और अपनी शिकायतें राज्य सरकार तक पहुंचाते रहे। इसके बाद बिजोलिया के अधिकारियों ने जनता की रक्षा न करने और चोरी आदि की रिपोर्ट न लेने का ढंग इख्तियार किया। कई गांव लूटे, चोरियों की संख्या बढ़ गई। तब लोगों ने अपनी रक्षा के लिए स्वयं पहरे का प्रबंध करना पड़ा। श्री पथिक ने उन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा जुर्मों की संख्या रोकने, आपसी झगड़े न बढ़ने देने, शिक्षा प्रचार करने, मादक द्रव्य, मांस, विदेशी वस्त्र और अफवाह रोकने की सलाह दी। लोगों ने क्रमशः इस पर अमल किया और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की। बिजोलिया की इस प्रगति की गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई के द्वारा जांच करवाई। गांधी जी को भी लगा क्या बात है, तो उन्होंने उसकी जांच करवाई। जब उन्हें मालूम हुआ कि किसानों के कष्टों की बात सच है और उनका आंदोलन सत्याग्रह के नियम के अनुसार है, तो उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया और तत्कालीन दीवान श्री रमाकांत मालवीय जी को पत्र लिखवाया। यह आंदोलन 4 साल तक चला। महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। अधिकारियों ने दमन चक्र चलाने में कुछ कमी न की। आखिर उन्हें झुकना पड़ा। सन 1922 में बिजोलिया के जागीरदारों ने को किसानों से समझौता करना पड़ा। आखिर में 1922 में बिजोलिया के जागीरदारों ने किसानों से समझौता किया। बेकार और बेजा लागतें उठानी पड़ी, किसानों की पंचायतें स्वीकार करनी पड़ी और उन्हें किसानों को मामले तय करने का अधिकार देना पड़ा। जमीन का लगान कायम करने के लिए स्थायी बंदोबस्त करने की बात तय हुई। आंदोलन के समय रचनात्मक कार्य करने से किसानों को सामाजिक, आर्थिक आदि विविध क्षेत्रों में जो स्वावलंबन की भावना पैदा हुई, वह उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला। अब चलते हैं हम गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध। गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध। अहिंसात्मक प्रतिरोधों की ओर जनता का विशेष ध्यान आकर्षित करने का मुख्य श्रेय गांधी जी को है। उन्होंने गंभीरता पूर्वक इस समस्या पर चिंतन मनन किया, जैसे कुछ साथी और साधन उन्हें मिल सके, उनके ही बल पर उन्होंने इसके प्रयोग किए। उनके प्रयोगों में जो सफलता मिली वह अनेक लोगों के लिए आश्चर्यजनक रही और उन्हें इसमें बहुत संभावनाएं प्रतीत हुई। इससे अन्य देशों का इस ओर आकर्षण बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब की बात है ये। गांधी जी का राजनीतिक बुराइयों को दूर करने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ। यह 8 वर्षों तक चला। वहां सन 1906 में ट्रांसवाल की सरकार ने विधानसभा में ऐसे कानून का मसौदा पेश किया था जिसके द्वारा भारतीयों से जरामय पेशा लोगों की तरह अंगूठों के निशान लगवाकर उनकी रजिस्ट्री होती और यदि कोई भारतीय रजिस्ट्री न करता तो उसका वहां से निर्वासन किया जाता। यदि कोई भारतीय वहां से के पुलिस अधिकारी को रजिस्ट्री की सनद नहीं दिखा सकता था तो उस पर जुर्माना होता। गांधी जी के नेतृत्व में पहले वहां इसका विरोध सभाएं हुई। सरकार के उपयुक्त कानून न बनाने का निवेदन किया गया। सरकार ने भारतीयों की मांग स्वीकार न की और कानून बना डाला। इस पर सविनय कानून भंग हुआ। गांधी जी तथा दूसरे अनेक व्यक्ति जेल गए। तब प्रधानमंत्री जनरल इस्मट्रस ने कहा, यदि भारतीय स्वेच्छा से रजिस्ट्री करा लेंगे तो जो कानून रद्द कर दिया जाएगा
बोलना था उनका कि भारतीय आए और स्वेच्छा से रजिस्ट्री करा लें, तो कानून को हम रद्द कर देंगे। मगर भारतीयों द्वारा इस समझौते का पालन कर देने पर उन्होंने अपना वादा पूरा न किया तथा कई अन्य अनुचित बातें होने दी। ट्रांसवाल की सर्वोच्च अदालत के एक यूरोपीय जज ने तो ऐसा अदालती फैसला भी कर डाला जिसके अनुसार समस्त हिंदू और मुस्लिम विवाह नाजायज हो गए और इस प्रकार सब हिंदुस्तानी बच्चे अवैध माने जाने लगे और संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित करार दिए गए। अस्तु भारतीयों ने फिर अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ किया। महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय भाग लिया। कैद, जुर्माना, मारपीट तथा अन्य प्रताड़नाओं के बावजूद आंदोलन चलता रहा और अहिंसक बना रहा। जनरल स्मट्रस ने कूटनीति का सहारा लिया पर आखिर उन्हें झुक जाना जरूरी समझा। भारतीयों को बड़ी बड़ी मांगे मंजूर की गई। सभी भारतीयों की जितनी भी मांगे थी बड़ी बड़ी वो मंजूर की गई। रजिस्ट्री कानून का रद्द होना, 3 पाउंड प्रति व्यक्ति कर हटाया जाना, भारतीय विवाहों का जायज हो जाना आदि। जागृत लोकमत का सामना कोई भी सरकार बहुत समय तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने अधिकार मत से उन्मत्त सरकार को होश में लाने तथा दूसरा का पथ प्रदर्शन करने में जितनी भी सफलताएं प्राप्त की हैं वह अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए कुछ कम गौरव की बात नहीं। भारत में चंपारण का सत्याग्रह। इसके बाद भारत में तो गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध के कई प्रयोग करके दिखाए। उदाहरण के लिए सन 1917 के चंपारण बिहार में सत्याग्रह का उद्देश्य आर्थिक था। चंपारण जिले में किसानों को अपनी जमीन के 15% भाग में नील की खेती अंग्रेजों के लिए जबरन करनी पड़ती थी। उन्हें कई अनुचित लगान भी देनी होती थी। जब गांधी जी से इस विषय में कहा गया तो उन्होंने इसकी प्रामाणिक जांच करने का विचार किया। इसकी जांच कार्रवाई से अंग्रेजों की नाराजगी स्वाभाविक थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट से गांधी जी के नाम नोटिस जारी करा दिया कि वे तुरंत जिले के बाहर चले जाएं, पर इससे गांधी जी डरने या घबराने वाले न थे। उन्होंने अपने कर्तव्य पर डटे रहने की और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए सरकारी आज्ञा को भंग करने के दंड को सहर्ष सहने की अपनी पूरी तैयारी सूचित कर दी। अस्तु उन्होंने जांच का काम जारी रखा। जांच गुप्त रूप से नहीं खुलेआम होती थी। ठीक और सही बात जानने के लिए गवाहों से सवाल भी किए जाते थे। कार्रवाई के समय सरकार द्वारा भेजे हुए पुलिस अफसर भी मौजूद रहते थे जो वहां होने वाले कार्य को नोट करते रहते थे। गांधी जी पर मुकदमा चला तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे सामने 2 विकल्प हैं, मैं कानून मानकर यहां से चला जाऊं या अपने हृदय की प्रेरणा और सेवा धर्म को मानूं। मैंने दूसरा विकल्प स्वीकार कर लिया है, यानी कि मैंने ये विकल्प स्वीकार किया है कि मैं अपने हृदय की प्रेरणा और सेवा धर्म को मानूंगा। जब तक सरकार और उन्होंने दूसरा विकल्प स्वीकार किया कि मैं जब तक सरकार मुझे से यहां से हटा ना दे। अदालती फैसला होने से पूर्व प्रांत के शासक ने आज्ञा दी कि गांधी जी को जांच जारी रखने की इजाजत दी जाए। इसके बाद में तो एक सरकारी जांच कमीशन ही नियुक्त कर दिया गया जिसके एक सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। कमीशन की सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट रही कि किसानों से जबरन नील की खेती कराना अन्यायपूर्ण है तथा बड़े जमींदारों की लांघे भी अनुचित हैं। इस पर कानून का संशोधन हुआ। इसमें लोगों की सत्याग्रह के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी जो कि सामाजिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वायकोम का सत्याग्रह। त्रावणकोर राज्य के वायकोम ग्राम में
मंदिर के पास से जाती हुई सड़क पर हरिजनों को नहीं जाने दिया जाता था। वहां पर सत्याग्रह गांधी जी के परामर्श से हुआ। बाद में गांधी जी स्वयं भी वहां पहुंचे। हरिजनों के साथ सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर तरह तरह के कष्ट सहे। गिरफ्तारियां हुई, पर सेवकों का तांता लगा। आखिर सुधारकों के कष्ट सहन और अहिंसा ने ब्राह्मणों को झुका दिया। 16 महीने बाद सन 1925 में उन्होंने उक्त सड़क पर हरिजनों को जाने आने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सफलता मिली। बारडोली का सत्याग्रह। बारडोली का सत्याग्रह सन 1928 में हुआ था और यह काफी प्रसिद्ध है। बारडोली बंबई प्रांत का एक तालुका था। यहाँ किसानों पर लगान बहुत बढ़ा दिया गया था। उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इस पर किसानों ने सरकार को सूचना देकर लगान देना बंद कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी की सलाह से श्री वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरकार ने तरह तरह की नीति अनीति से काम लिया। किसानों को कर देने के लिए तैयार रहने के लिए उनमें से कुछ को प्रलोभन भी दिया, कुछ पर जुर्माना किया, कहीं कोड़ों और सजाओं से काम लिया, फूट डालने के भी प्रयत्न किए। बहुत से किसानों की जमीन तथा सामान ही नीलाम कर दिया गया, पर किसानों ने दृढ़ता पूर्वक अहिंसक बने रहे। अपने अहिंसक बनकर अपने कर्तव्य का पालन किया और सरकार की चालें बिल्कुल भी नहीं चलने दी। ज्यों ज्यों इस आंदोलन का समाचार पत्रों और ट्रैक्टों या पत्रकों द्वारा प्रकाशन हुआ, देश भर की सहानुभूति बारडोली के किसानों के प्रति और बढ़ गई। प्रांतीय विधानसभा में इस विषय पर बहस हुई और कई सदस्यों ने सरकारी नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस विषय पर विचार किया गया। आखिर 5.5 महीने बाद सरकार को किसानों की लगभग सभी मांगे मंजूर करनी पड़ी। अन्य सत्याग्रहों की यदि हम बात करें तो गांधी जी के आदेश या स्वीकृति के अनुसार संगठित अहिंसात्मक प्रतिरोधों के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल 1817 में, 1926-27 में खेड़ा का कर संबंधी सत्याग्रह, 1923 में बोरसद का कर संबंधी सत्याग्रह, नागपुर का राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह आदि आदि अनेक है। 1921-22 में अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन की विशेषता उसकी गहराई में न मापकर उसके विस्तार को समझ लेनी चाहिए। इतने बड़े आकार और इतनी बड़ी जनसंख्या में आजादी हासिल करने की भावना गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाने की यह बात मामूली नहीं है। सन 1930 का नमक सत्याग्रह अपने ही ढंग की संसार की एक अद्भुत घटना है। इस आंदोलन के सिलसिले में कई प्रकार के अनुचित कानून तोड़े गए। कहीं जंगल सत्याग्रह, कहीं जब्त पुस्तकों की बिक्री, कहीं मादक द्रव्य पर और कहीं अंग्रेजी माल पर पिकेटिंग यानी धरना देना करके आदमी जेल जाते रहे। महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया। बालकों की वानर सेनाएं बनी। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख आदमी जेल गए। आखिर सरकार और कांग्रेस में समझौता हुआ। भारत का स्वाधीनता आंदोलन और अहिंसा। गांधी जी द्वारा या उनके परामर्श से संचालित उपयुक्त आंदोलन कुछ अलग अलग बिखरी हुई घटनाओं के रूप में भी अपना महत्व रखते हैं। ये वास्तव में देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन रूपी श्रृंखला की कड़ी है। आजकल राजनीति का राष्ट्रीय जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है, इसलिए उस ओर जनता का ध्यान स्वभावतः अधिक रहा। भारत में जो स्वाधीनता प्राप्त की उसमें यद्यपि अन्य सहायक कारणों के होने के से इनकार नहीं किया जा सकता,
उसमें अहिंसा का यथेष्ट भाग मानना ही होगा। गांधी जी ने भारतवासियों में अंग्रेजों की घोर यातनाएं मिलने पर भी हिंसा की प्रवृत्ति उभरने न दी, उसे बराबर नियंत्रित किया। गांधी जी का लक्ष्य यहाँ से अंग्रेजों को हटाना न होकर अंग्रेजियत को, उनके शासन को हटाना था। इसलिए भारत का अंग्रेजों के प्रति दुर्भाव न हुआ। स्वाधीन होने पर भारत और इंग्लैंड का संबंध बना रहा, एक दूसरे के सहयोग के इच्छुक रहे। यही अहिंसा का चमत्कार है। सारांश: अस्तु अहिंसा की शक्ति अद्भुत है एवं प्रतिरोधक क्षमता भी अपूर्व है। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्नावली भी रहेंगी जो हम आपको बतलाएंगे, जो आपको ये करनी है, और वस्तुनिष्ठ भी कुछ प्रश्न आएंगे, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। अब हम आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यावरण क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार। इसमें हम शुरू में देखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद में हम इसका उद्देश्य क्या है, हम फिर विषय में प्रवेश करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा का क्या व्यवहार है, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, निर्बोध विकास, इसके बारे में हम जानेंगे। अगले उसमें हम जाएंगे राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार, राज्य की प्रकृति, वैधानिकता बनाम लोकतांत्रिकता, शासित एवं शासक, हिंसा किसी भी स्थिति में नैतिक नहीं है, तात्विक एकत्वता, लोकतंत्र के सिद्धांत, अहिंसा की विधायी प्रवृत्ति, राज्य द्वारा बल के रूप में अहिंसा का स्वीकरण, आक्रमण और अहिंसा, सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार, समाज का आधार, अहिंसा, शुद्ध शासनों में साधनों की स्वीकृति, भय केंद्रित समाज। इस पे हम इस ढंग से हम 2.5 2.6 में धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार, जिसको हम डिटेल में जाएंगे, और अगले पॉइंट में हम जाएंगे पर्यावरण के क्षेत्र में अहिंसा का क्या व्यवहार, कैसा है, कैसा होना चाहिए, और नेक्स्ट पॉइंट इस ढंग से हम आखिरी में फिर सारांश भी इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे और कुछ आपको प्रश्नावली भी दी जाएगी। हम यहाँ की शुरुआत करते हैं इकाई 2 की। प्रथम इकाई में आपने अहिंसा की शक्ति एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के बारे में जाना। अहिंसा की शक्ति को जानकर ही उस शक्ति का प्रयोग जीवन व जगत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस इकाई में हम आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अहिंसा के व्यवहार की विस्तार से चर्चा करेंगे। यह चर्चा आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा के प्रयोग को सफल करने में सहायक होगी। इसका उद्देश्य हम देखते हैं। उद्देश्य में आएगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा के व्यवहार को जानना, आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा का व्यवहार ज्ञान, समतामूलक समाज की अवधारणा ज्ञान, धार्मिक सहिष्णुता के सूत्रों का ज्ञान, पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के अहिंसात्मक व्यवहार को जानना। आइए हम देखते हैं इस विषय में अहिंसा मानव जाति का धर्म है। यह व्यक्तिगत धर्म नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए आध्यात्मिक एवं राजनीतिक आचरण का पथ है। इसलिए यह जितनी प्रासंगिक ऋषि मुनियों के लिए रही है, उतनी ही उपयोगी समाज के लिए भी रही है। अहिंसा का विचार मानव मन में उत्पन्न होता है, किंतु इसका प्रकटीकरण विभिन्न मानव व्यवहारों में तथा जीवन के हर क्षेत्र में होता है। अप्रवृत्ति मूलक अहिंसा के स्थान पर जीवनमुख विकासशील अहिंसा में विश्वास, अहिंसा के व्यवहारिक पथ में विश्वास है। अहिंसा का व्यवहार व्यक्ति, समूह तथा संस्था के किसी के भी द्वारा हो सकता है। सुविधा की दृष्टि से इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम, अहिंसक भावात्मक मूल्यों के अनुरूपण चलना आचरण, प्रतीकात्मक व्यवहार और रचनात्मक कार्य। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत सहयोग, करुणा, दान, सेवा, संयम आदि को लिया जाता है, जो सामाजिक रूप से सबके लिए आवश्यक है। प्रतीकात्मक कार्य में
अहिंसक विरोध आता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण आदि के विरुद्ध आवाज उठा सकता है। अहिंसा का यह व्यवहार परिस्थिति जन्य है, जीवन की सुखद स्थिति नहीं। रचनात्मक कार्य समूह का हृदय जीतकर उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए है, जिससे अहिंसक समाज व्यवस्था के निर्माण में सहयोग मिलता है। इस सामान्य परिचय के बाद हम विविध विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा के व्यवहार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार। अर्थशास्त्र की प्रकृति। आधुनिक अर्थशास्त्र व्यक्ति को इच्छाओं एवं लिप्साओं से संचालित होने वाला एक सीमित भौतिक और यांत्रिक प्राणी मानता है। वस्तुओं के उपयोग से होने वाली अपनी इच्छाओं लिप्साओं की दृष्टि उसे खुशी प्रदान करती है और एक विवेकी व्यक्ति सदैव इन्हें बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। इस प्रकार यहाँ व्यक्ति को असीमित इच्छाओं की पूर्ति का एक उपभोक्ता मात्र समझा जाता है तथा अर्थशास्त्री का सामान्य उद्देश्य भौतिकवाद का अनुसरण करते हुए संपत्ति में वृद्धि और मानव के कल्याण के सुख में वृद्धि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति मात्र रह जाता है। अतः असीमित तकनीकी प्रकृति को उत्पादन हेतु वृद्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में अधिक हमेशा अच्छा होता है। अर्थशास्त्र में अहिंसा का प्रयोग आर्थिक प्रश्नों की मात्र शास्त्रीय व्याख्या मात्र नहीं करता है। यह दृष्टिकोण जीवन को समग्र दृष्टि से देखता है तथा नैतिक मूल्यों को आर्थिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करता है। इस भूमिका के साथ हम आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा के व्यवहार की चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का चाणक्य सूत्र रहा है, सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ का महत्व तो निर्विवाद है, किंतु अर्थ के उपार्जन के स्वरूप और उसके उपयोग के दिशा निर्देशों की अनदेखी करके धर्म के महत्व की समीक्षा उचित नहीं कही जा सकती। यही अर्थशास्त्र में अहिंसा के व्यवहार का प्रवेश हो जाता है। प्रायः सभी धर्मों ने व्यक्तिगत अर्थ संग्रह को परिग्रह माना है तथा कर्म बंध का हेतु भी। महावीर दर्शन में अर्थ के उपार्जन, उपयोग एवं वितरण के संदर्भ में साधन और साध्य दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। उत्पादन। उत्पादन की प्राथमिकताओं के संदर्भ में जैन दर्शन ने 3 मुख्य बातें हैं, जिन्हें उत्पादन की प्राथमिकताओं के अहिंसक कारण घटक भी कहा जा सकता है। पहला, अपरिग्रह और व्यक्तिगत उपभोग के सीमांकन द्वारा उत्पादन के संसाधनों को आवश्यक वस्तु के उत्पादन के लिए मुक्त करना। किन वस्तुओं का उत्पादन न किया जाए, इसका दिशा निर्देश तथा अहिंसा प्रणय अर्थात हिंसक शस्त्रों का निर्माण न करना आदि। उत्पादन में साधन विशुद्धि निर्देशों में भक्तपान विच्छेद, आजीविका का विच्छेद न करना तथा किसी प्रकार का शोषण न करना। मानवीय इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है और इच्छाओं के अनुपात में संसाधन अत्यंत सीमित है। वैयक्तिक क्षमताएं तथा उसी के अनुसार आय के अनुपात में भी विषमता है। इस वैषम्य के बावजूद अहिंसक अर्थशास्त्र मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति को आवश्यक मानता है तथा आजीविका के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के समान स्वीकार करता है। उत्पादन की प्राथमिकताओं में ऐसे उत्पादन को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो व्यापक हिंसा या अधिक हिंसा का निमित्त बन सकता है। इस संदर्भ में पर्यावरण संतुलन को भी आवश्यक माना जा सकता है। जैन दर्शन में वनों की कटाई, भूमि का उत्खनन आदि व्यावसायिक कार्यों का निषेध इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। जैन दर्शन कहता है कि वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, भूमि का उत्खनन आदि व्यावसायिक कार्य भी इसमें आते हैं। उपयोग। अर्थ का सात्विक अर्जन
उसका संयमित उपभोग अर्थशास्त्र में अहिंसक व्यवहार का सुदृढ़ आधार है। मुख्य भारतीय दर्शन इस विचारधारा के पोषक हैं। वे लोभ, लालसा अथवा तृष्णा को अंधकूप एवं संतोष को शांति एवं सुख का पर्याय मानते हैं। परिग्रह, संग्रह, अधिकार एवं उपभोग मनुष्य की प्रवृत्ति है। अर्थ के उपार्जन का हेतु उपभोग है और उपार्जन की प्रेरणा भी उपभोग। मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपभोग को धर्मों द्वारा नकारा नहीं गया है, किंतु भोग, उपभोग के सीमांकन को महत्व दिया गया है। उपभोग का संयम भौतिक विकास की प्रचलित अवधारणा का अपवाद माना जा सकता है, किंतु यहाँ यह विमर्शनीय है कि क्या उपभोग का संयम व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित चिंतन के उच्चतर प्रतिमान दर्शाते हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो हमें उपभोग के संयम के सिद्धांत को सर्वकालिक मानने में संकोच नहीं होना चाहिए। उपभोग सामान्यतया उपार्जन से कम ही रहता है। उपार्जन के इस अधिक का उपयोग व्यक्ति अपनी संपदा के संवर्धन के लिए करता है। यह संवर्धित संपदा भविष्य में पूंजी निवेश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा स्वयं के भविष्य एवं भावी पीढ़ी की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सूत्र प्रकृति प्रदत्त पदार्थों पर भी समान रूप से लागू होता है। अतः भावी पीढ़ियों को भौतिक संपदा तथा प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को एक व्यवहारिक अनुपात में उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भी उपभोग का परिसीमन आवश्यक भी है और मजबूरी भी। निर्बाध विकास। अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास व्यक्ति एवं समुदाय के जीवन की स्थिति में ऊर्ध्वारोहण है। यह ऊर्ध्वारोहण उसकी सुख, समृद्धि एवं विचार के विकासों दोनों से ही संभव है। भौतिक दृष्टि से विकास उत्पादन के संसाधनों के संवर्धन और सामर्थ्य की दृष्टि का पर्याय है। विभिन्नता विचारधाराओं वाले अर्थशास्त्रियों में भी उत्पादन के सामर्थ्य के संवर्धन की अवधारणा मान्य रही है। निर्बाध विकास परिवर्तन का वह पथ है जिसमें संसाधनों के दोहन और संवर्धन, पूंजी निवेश, तकनीकी विकास और संस्थागत बदलाव का मनुष्य का वर्तमान एवं भविष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं का समन्वय कर सके। सर्वांगीण विकास के इस दृष्टिकोण में उपभोग का न्यूनतम स्तर, उत्पादन एवं उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी सम्मिलित हो जाता है। विकास के इस दृष्टिकोण में अहिंसा की भूमिका भी समाहित हो जाती है, क्योंकि निर्बाध विकास जिसमें वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के उत्पादन, सामर्थ्य एवं उपभोग के संयम का चिंतन भी निहित है, पर्यावरण भी अनदेखा नहीं रहता। वस्तुतः तो सर्वांगीण विकास की आज की अर्थशास्त्रीय अवधारणा भगवान महावीर के अहिंसा सिद्धांत की ओर लौटती है सी नजर आती है। उत्पादन की प्राथमिकताएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपभोग का एक न्यूनतम स्तर और उपभोग की सीमा अहिंसा सिद्धांत की परिधि के बाहर नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार। राज्य की प्रकृति। राज्य का मुख्य कर्तव्य ऐसे कार्यों का संचालन करना है जिनमें समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था सुचारू रह सके। इसीलिए यह देखना उसके कार्य क्षेत्र में है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अन्य व्यक्ति या तंत्र अन्याय न कर सके। राज्य स्वयं भी एक अन्यायी तंत्र में बदल सकता है। इसलिए राजनीतिक दर्शन में स्वयं राज्य तंत्र के अन्याय का विरोध कर सकने की भावना
और व्यवस्था विकसित करने का भी आग्रह किया जाता है। राजनीतिक दर्शनों में यह विचार मान्यता प्राप्त है। इसका स्पष्ट निहितार्थ यही है कि व्यक्ति या समाज की संप्रभुता स्वयं उसी में निहित है और राज्य को उसका उपयोग करने का अधिकार तभी है जब वास्तविक संप्रभु जैसा वैसा चाहे। व्यक्ति, राज्य और समाज तीनों के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तविक संप्रभु कौन है। वास्तविक संप्रभु सत्य है। व्यक्ति एवं समाज उसकी अंतरात्मा है। अर्थात राज्य व्यवस्था बाह्य नियमानुशासन है जिससे समय समय पर सत्य अर्थात अहिंसा एवं प्रेम की कसौटी पर रखते रहना आवश्यक हो जाता है। एक सभ्य समाज से सामान्य तौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि उसका राजनीतिक व्यवहार सभ्य अर्थात वैधानिक और लोकतांत्रिक हो। सभ्यता के विकास का एक तात्पर्य समाज में अहिंसामय आचरण का विकास भी है। राजनीतिक आचरण के क्षेत्र में वैधानिकता पर लोकतांत्रिकता अथवा अहिंसक आचरण का भेद समझ लेना आवश्यक है। अहिंसा और लोकतंत्र तो सदैव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वैधानिकता कई बार लोकतंत्र विरोधी हो जाती है, क्योंकि बहुमत की ही नहीं, एक भी व्यक्ति की आवाज को दबाने का प्रयत्न लोकतंत्र विरोधी प्रयत्न ही है। असहमति का अधिकार लोकतंत्र का एक बुनियादी गुण है, इसलिए इसे दबाने का प्रयत्न लोकतंत्र का असम्मान ही है। लोकतंत्र, किसी की आवाज को दबाना लोकतंत्र का असम्मान है। शासित व शासक, सभ्य समाज के प्रसंग में हमें केवल शासित या सामान्य जन को ही नहीं, शासन या सुविधा संपन्न विशिष्ट वर्ग को भी ध्यान रखना आवश्यक है। यह विशिष्ट वर्ग अपने आचरण में किस सीमा तक लोकतांत्रिक या अहिंसक है। हिंसा का दायरा यदि शारीरिक सीमा तक ही है तो इसके वर्ग के आचरण को अहिंसक ही मानना होगा, क्योंकि यह वर्ग अपने स्वार्थों का पोषण बहुत सूक्ष्म तरीके से करता है और यदि कभी हिंसा का प्रत्यक्ष प्रयोग आवश्यक होता है तो वह भी राज्य अथवा कानून के माध्यम से करता है। इस प्रकार इस वर्ग की हिंसा प्राय वैधानिक या कानूनी हिंसा होती है। यह वर्ग हिंसा को केवल स्थूल अर्थों में ग्रहण करता है, लेकिन हिंसा केवल दैहिक ही नहीं होती। बुनियादी अर्थ में तो वह हर भावना और चेष्टा हिंसा है जो मानवीय चेतना की सृजनात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति और विकास का दमन करती है अथवा उसमें बाधा पहुंचाती है। अहिंसा की धारणा के समर्थक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, दमन और शोषण को हिंसा की संज्ञा देते हैं। इसलिए यदि कानून और सत्ता के विभिन्न प्रकार कथित अहिंसक आचरण की आड़ में किसी भी प्रकार का दमन, शोषण और उत्पीड़न बनाए रखते हैं तो उसमें निश्चय ही सभ्य आचरण नहीं कहा जा सकता। हिंसा किसी भी स्थिति में नैतिक नहीं है। बहुधा यह प्रश्न उठता है कि सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन से ग्रस्त समाज यदि अपने बचाव में हिंसा का सहारा लेता है तो क्या उसे उचित कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंसा किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं हो सकती। यह एक दुष्चक्र है जिसकी भित्ति घृणा पर खड़ी है। इसलिए एक बार इस दुष्चक्र में फंस जाने पर इससे छुटकारा संभव नहीं है। अतः जहां तक संभव हो सके शोषित वर्ग का आचरण भी अहिंसक प्रणालियों पर आधारित होना चाहिए। बिना आक्रामक मनोवृत्ति एवं घृणा को अपनी सुरक्षार्थ अपवाद स्वरूप जब अहिंसक एवं लोकतांत्रिक रास्ते पूर्णतः बंद हो जाएं, तब
सामाजिक जीवन में हिंसा शल्य चिकित्सक की हिंसा की तरह मान्य की जा सकती है, किंतु यह विवेक अवश्य होना चाहिए कि हिंसा हिंसा ही है। अभी एक बात कही, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक के हाथ में भी चाकू होता है और एक खूनी व्यक्ति के हाथ में भी चाकू होता है। खूनी व्यक्ति किसी का वध करने के लिए चाकू अपने हाथ में लेता है और शल्य चिकित्सक किसी की जान बचाने के लिए अपने हाथ में चाकू लेता है। तो हमें दोनों की भावनाओं को देखना चाहिए और विवेक अवश्य होना चाहिए कि हिंसा हिंसा है, वह किसी भी परिस्थिति में अहिंसा नहीं हो सकती। हिंसा स्वयं में कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, वह अपने आप में अमानवीय प्रवृत्ति है, विनाश की और उन्मुख प्रवृत्ति है। और यदि कभी हिंसा को स्वीकार किया भी जाता है तो जीवन दर्शन, जीवन शैली या प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि किसी भी हिंसा का विरोध करने के अंतिम शस्त्र के रूप में। यद्यपि इस पर पुनर्विचार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। क्रांति के प्रसंग में जब हिंसा के औचित्य की बात की जाती है तब भी यही कहा जाता है कि साध्य के आधार पर साधना की पवित्रता को आंकना चाहिए। इसी में क्या यह भाव निहित नहीं है कि हिंसा है तो अनुचित, पर यदि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करना पड़े तब वैसा किया जा सकता है। तात्विक ऐक्यता। अब ये तात्विक एकता के बारे में हम जानते हैं। जब हम कहते हैं कि मनुष्य विकास प्रक्रिया का एक स्तर है, तब उसका एक अर्थ जीवन की विकास प्रक्रिया के अंतर्गत चेतना का विकास होता है। आत्मरक्षा जीवन की सहज प्रवृत्ति है, किंतु चेतना का विकास होने पर आत्म का दायरा विस्तृत हो जाता है। अपने और शेष जीवन के बीच एक तात्विक ऐक्य का भाव विकसित हो जाता है। संतान, परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, राष्ट्र आदि इसी आत्मविश्वास विस्तार के क्षेत्र हैं, जिसे न समझ सकने पर आत्म का विस्तार और उसकी पहचान बाधित होती है। नस्लवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद आदि के कारण राजनीतिक परिदृश्य एवं सामाजिक जीवन में जो कुछ अमानवीय घटित होता है वह इसी दृष्टिभ्रम का परिणाम है। यह दृष्टिभ्रम जब मनुष्य के भीतर छिपे पुरुष के साथ मिल जाता है तो राजनीतिक रंगमंच पर हिंसा कांड घटित होने लगता है, जो अनिवार्य रूपेण विनाशकारी है और इसीलिए ये सभी विकास विरोधी हैं। जाति, नस्ल, वर्ग, धर्म, राष्ट्र आदि के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को ऊंचा या हीन मानना हिंसा के ही सूक्ष्म रूप हैं। इसलिए दैहिक बल प्रयोग ही नहीं, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न भी हिंसा की अभिव्यक्तियां हैं। इस तर्क के आधार पर जाति, नस्ल, संप्रदाय, राष्ट्र आदि की अन्य से श्रेष्ठता की भावना कहीं गहरे में हिंसा की प्रवृत्ति से प्रेरित है। लोकतंत्र के सिद्धांत, अहिंसा की विधायी प्रवृत्ति। हम उसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को उचित कह सकते हैं जो मनुष्य के अर्थात चेतना के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की भूमिका निभा सके। दूसरे शब्दों में इस पूरी व्यवस्था का आधार विधायी अर्थों में अहिंसा ही होना चाहिए। इस विकास की प्रक्रिया में मनुष्य एक चेतन प्राणी होने के नाते अपने उत्तरदायित्व को निभा पाएगा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व लोकतंत्र के ये प्रेरक सिद्धांत मूलतः अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र, समाजवाद
और अंतरराष्ट्रीयता या वैश्विकता की धारणाएं बुनियादी रूप से एक दूसरे से जुड़ी धारणाएं हैं, क्योंकि उन सबका मूल उद्देश्य अहिंसा की विधायी प्रवृत्ति है। राज्य द्वारा बल के रूप में अहिंसा का स्वीकरण। राजनीति, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर एक राष्ट्र के हृदय में भय, शंका एवं हिंसा है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसका स्फुलिंग प्रलय का कारण हो सकता है। राष्ट्र के रूप में संगठित हिंसा कितनी भयंकर है, इसका अनुमान हम करते रहे हैं। हिंसक शक्ति के द्वारा मानव जाति अपनी समस्याओं को कम करती आई है। विजेता को सही और पराजित को गलत मानने की परंपरा रही है। निर्बल की हार या प्रबल की जीत को हम प्रकृति का नियम मानते रहे हैं। आज सभ्य जीवन में भी इसी नियम का वर्चस्व है। इसी के फलस्वरूप सैनिक संगठन एवं शस्त्रीकरण को बल मिला है। उपनिवेश काल में जब स्वराज्य की मांग तीव्र थी, तब गांधी ने यह कहने का साहस किया था, हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, जो स्वराज्य हिंसा के जोर से मिलेगा वह जल्दी ही साबित हो जाएगा। और वह भीतर से स्वराज्य था ही नहीं। राजनीतिक स्वराज्य भले ही प्राप्त हो जाए, किंतु भारत का काम उस स्वराज्य से चलेगा जो अहिंसा के बल से प्राप्त होगा और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अपने संचालन के लिए बल के रूप में अहिंसा को ही स्वीकारेगा। गांधी के इस चिंतन से स्पष्ट है कि अहिंसा के प्रवर्तन को धर्म और नैतिकता के क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज और राज्य के क्षेत्र में आना होगा। इतिहास साक्षी है कि राज्य और समाज पर शक्तिशालियों के ही बोल वाले एवं निर्बल को दमित होकर ही रहने की स्थिति अधिक समय तक चल नहीं सकी है। विज्ञान ने और हमारे मस्तिष्क एवं अनुभूति के विकास ने हमें परस्पर इतना समीप ला दिया है कि सेना व शस्त्र के बल का आधार झूठ लगने लगा है। इनका खतरा हमारे सामने है। अब जीतने वाला कोई बचेगा ही नहीं। हिंसा का यह बल स्वयं विजयी को भी ध्वस्त कर देगा। यह बल वस्तुतः आत्मघाती है। इस बल के सहारे जो होगा वह उसी के सहारे अंततः गिरा भी दिया जाए। सभी चाहते हैं कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करना पड़े, ऐसी स्थिति बने कि परमाणु शस्त्र न बने, जो है उन्हें नष्ट कर दिया जाए, किंतु बावजूद इसके शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं कि वे देश अपने सैनिकों में कमी कर रहे हैं जिनके पास आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं। जिनके पास भी आधुनिक शस्त्रास्त्र होंगे वो अपने पास से सैनिकों की कमी कर रहे हैं। अमुक संख्या में मैन पावर मनुष्य शक्ति मिलकर एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बनती है और एक मशीन में असंख्य हार्स पावर हो सकती है। जहां एक आदमी एक बंदूक संभाल सकता है, वहां एक दूरमारक अस्त्र की तुलना में हजार लाख आदमी नगण्य हो जाते हैं। इस होड़ में मनुष्य हारता है और पशु शक्ति अश्व शक्ति जीतती है। समाज का जीवन जिस शक्ति से चलता है, अंततः वही शक्ति कार्य संचालन और सुरक्षा के लिए राज्य के पास रह जाती है। जो अहिंसा राज्य की ओर से नहीं आ सकती, लेकिन यह भी सही है कि राज्य जितना हिंसा के बल पर आधार रखेगा, समाज में भी उस बल की उतनी ही प्रतिष्ठा होगी। अतः राजनीति में हिंसा के बल का आधार आवश्यक हो जाता है। वर्ग का उन्मूलन हो या शोषण एवं हिंसा का, इस विषय पर हम ध्यान देंगे। तो प्रश्न यह भी विचारणीय है कि राज्य या समाज में किसी वर्ग विशेष या श्रेणी विशेष का उन्मूलन हो या शोषण और हिंसा का। देखा जाए तो शोषण वर्गों या स्तरों में नहीं, बल्कि परस्पर संबंधों की प्रणालियों में है, समाज के ताने बाने में है, जिसे आज संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। इसलिए किसी वर्ग विशेष
या श्रेणी विशेष का उन्मूलन आवश्यक एवं यथार्थ नहीं है। उन्मूलन जब हिंसा या शोषण का होता है तो उसमें किसी का नाश नहीं होता। ऐसा उन्मूलन सिर्फ उनके बीच संबंधों में फैले हुए जहर को ही समाप्त करता है। संबंधों में प्रेम हो जाने पर से वर्ग एवं श्रेणियों का भेद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा कोई अंतर ही नहीं हो ऐसा अंतर ही नहीं हो तो स्नेह एवं प्रेम के संचार के लिए अवकाश ही कहाँ रहेगा। बल्कि एक भी विविधता या विचित्रता को कम करना जगत की शोभा को कम करने जैसा हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, विरोध हमारी कल्पना है, पक्ष के साथ प्रतिपक्ष इस जगत का सौंदर्य। दुश्मनी मिटाने के लिए जब जब दुश्मन को मिटाया गया है, दुश्मनी बढ़ी ही है, मिटी नहीं है। दुश्मनी मिटाने की उस इच्छा से ही भ्रांति है, दोष है, अधूरापन है। सच्ची वर्गहीनता में किसी व्यक्तित्व या संभावनाएं नष्ट नहीं होंगी और वे सभी अपनी विलक्षणता में खिलने का अवसर पाएंगे। इस प्रकार राज्य या शासन व्यवस्था एवं सुविधा के लिए ही होगा, दमन नहीं करेगा। हिंसा के साधनों की जरूरत ऐसी व्यवस्था में न्यूनतम होगी। हिंसा की प्रेरणा एवं हिंसा प्रकरणों के सहारे की जरूरत उतनी ही मात्रा में आवश्यक होती है जितना समाज के पास अहिंसक शक्ति प्रेरणा का अभाव होता है। कहने का तात्पर्य है, वर्गहीनता के लिए वर्गों को मिटाना नहीं है, बल्कि संबंधों में उस सहयोगता और स्वस्थता को लाना है जिनमें वर्ग चेतना ही आवश्यक हो जाए। परिस्थितियों से चेतना बनती है और उपजती है। यह मान भी लिया जाए तो क्या परिस्थिति का सार तथ्य यह नहीं है कि कौन कहाँ है। उसकी वास्तविकता तो इसमें भी है कि जो जहाँ है उनके बीच संबंधों में क्या तत्व प्रभावमान है। जो राजनीतिक क्रांति परिस्थिति का परिवर्तन, स्थानांतरण, सत्ता हस्तांतरण आदि को ही महत्व देती है, वे सफल नहीं हो सकी हैं। वही क्रांति सफल हुई है जब वह राजनीतिक से आगे सामाजिक आर्थिक होने की ओर बढ़ी है, अर्थात केवल परिस्थिति परिवर्तन से आगे उसमें मानव संबंधों पर ध्यान दिया गया है। अहिंसा और आक्रमण। हिंसा का एक रूप है आक्रमण। आक्रमण का जवाब अहिंसा कैसे दे। अहिंसा के पास हिंसक आक्रमण का कोई जवाब नहीं है। यह मान लेना शक्ति को हिंसा में ही केंद्रित कर देना होगा। हिंसा पक्ष केवल हिंसा आक्रमण ही जानता है, किंतु मनुष्य उस पर विजय प्राप्त करता है, तो इसलिए वह एकमात्र आक्रांता नहीं है, उसमें कुछ अधिक है। वह किसी को मारने के अलावा कुछ भी सोच सकता है। यह अतिरिक्तता ही मनुष्य का बल है, जो निश्चय ही हिंसा का बल नहीं है। आक्रमण डर से होता है और डर पैदा करने के लिए होता है। डर से उसे परास्त नहीं किया जा सकता। निडरता से ही डर को परास्त कर सकती है। यह निडरता अहिंसा से ही आती है। विश्व और भारत में जब भी आक्रमण हुए, वे आधिपत्य की लालसा से हुए। समकालीन विश्व में जहां जहां युद्ध या हिंसा हो रही है, वह भी ऐसी परिलालसा का नमूना है। हिंसक प्रयासों को संगठित करने का प्रयत्न गरीबी मिटाने या विकास के लिए नहीं हुआ, अपितु आधिपत्य विस्तार अथवा पुनर्स्थापना के लिए ही किया गया है। अतएव हिंसा राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभुत्व की लालसा का अथवा खोए हुए राजनीतिक सांस्कृतिक आत्मगौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की लालसा का नतीजा है। भारत के लोक जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित रही। यद्यपि यहाँ भी राजनीतिक युद्ध लड़े जाते रहे हैं,
इसका कारण यह है कि भारत की जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि में अहिंसा केंद्रीय तत्व रही है। हमारे पूर्वज इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर हम दूसरों की जीवन दृष्टि का अपमान करेंगे तो आज भले ही वे निर्बल हो, कल वे सबल होकर हमारी जीवन दृष्टि का अपमान कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास की गति चक्रीय है। इतिहास की इस चक्रीय गति को मानना दर्शन में अहिंसा को मानना है। जीवन के अक्षुण्ण मानने की भारतीय परंपरा में जीवन मात्र का सम्मान सबसे पवित्र अवधारणा है और अहिंसा सबसे पवित्र धर्म। यही कारण है कि जब भारतीयों ने सुदूर चीन, मंगोलिया, साइबेरिया, बर्मा, ईरान, अफगानिस्तान, थाई देश आदि में अपना सांस्कृतिक प्रभाव प्रतिष्ठित किया, तब भी उन देशों की परंपराओं को नाश नहीं किया। इसी जीवन दृष्टि के प्रभाव से यहाँ भी जब शक, हूण, कुषाण आदि आए तो यहीं की परंपराओं में घुल मिल गए। अहिंसा का राजनीति में यही व्यवहारिक रूप था। सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार। समाज का अधिकार अहिंसा, समाज का अधिकार अहिंसा। डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं, एक विस्तृत अर्थ में संसार धर्म के सहारे ही टिका हुआ है। उनका कहना है कि आगामी कल का संसार अहिंसा पर आधारित होगा, उससे होना ही होगा। संभव है यह है कि एक सुदूर लक्ष्य जान पड़े, आदर्श लोग जान पड़े, परंतु यह तनिक भी अप्राप्य नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण अभी और यहीं प्रारंभ किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भविष्य की जीवन पद्धति, अहिंसात्मक पद्धति को बिना यह प्रतीक्षा किए दूसरे भी उसे अपनाएं, अभी अपना सकता है। और यदि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो मनुष्यों के समूचे समूह ऐसा क्यों नहीं कर सकते। शुद्ध साधनों की स्वीकृति। डॉक्टर राधाकृष्ण आगे लिखते हैं, यदि शाश्वत अच्छाई या शाश्वत अहिंसा को समय रहते प्राप्त करना हो तो हमें केवल उन संसाधनों का ही प्रयोग करना होगा जो तात्विक रूप से अच्छे हैं। जल्दी या बल प्रयोग के बुरे रास्तों के आलंबन का परिणाम विफलता ही होगा। अपराधी को बलपूर्वक नियंत्रित रखने या उसे नैतिक रूप से प्रभावित करने के ढेर सारे उपायों में से दूसरा अधिक अच्छा है। शारीरिक दमन की अपेक्षा नैतिक रीति समझा बुझाकर कार्य करने की पद्धति अधिक अच्छी है, क्योंकि इसमें यह स्वतंत्रता निहित है कि दूसरा व्यक्ति उस दबाव में चाहे तो स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार कर दे। मनुष्य को नष्ट कर देने से कोई लाभ नहीं है, हमें उसको आचरणों को नष्ट करना चाहिए। यदि समाज को बचाना है तो वर्तमान व्यवस्था का प्रतिरोध आवश्यक है, दमनकारी व्यवस्थाओं का प्रतिरोध आवश्यक है। यह विचारणीय है कि क्रूरतम विश्व विजेताओं ने अपनी वैयक्तिक न संस्थाओं के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन एक नई सभ्यता या दुनिया बनाने के लिए हिंसा का समर्थन नहीं कर सके। हिंसा के समर्थक भी यह जानते हैं कि उनके साधन हिंसा में कोई नैतिक या तत्वत अपनी चमक नहीं है, इसलिए अपने पक्ष में वे राष्ट्र प्रेम, पवित्रता, अव्यवस्था के खिलाफ जिहाद, नस्लवाद, श्रेष्ठतम आदि प्रयत्न आदि मनमोहक नारों का प्रचार करते हैं। किसी भी समाज के लिए यह समझना आवश्यक है कि विवेक के रास्ते पर कौन से हैं। हमें यह समझना आवश्यक है कि विवेक के रास्ते आखिर कौन से हैं। आज हिंसा एवं अर्थ की सत्ता केंद्र में आ गई है और मनुष्य नेपथ्य में चला गया है। टाफलर की पुस्तक पावर शिफ्ट की केंद्रीय चर्चा यही है कि शक्ति कहां से कहां सरक गई। उनका निष्कर्ष है कि अब शक्ति
केंद्र अर्थ में केंद्रित हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुनिया के सारे प्रश्न परिग्रह, अपरिग्रह, हिंसा, अहिंसा, नैतिकता, अनैतिकता आदि सब मनुष्य के हैं। निष्कर्ष यह है कि अब शक्ति केंद्र अर्थ में केंद्रित हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुनिया के सारे प्रश्न मनुष्य के हैं। धन्यवाद।